तो दोस्तों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पर नंबर 1 पर हैं। और इस सीक्वल का पहला पार्ट तो जबरदस्त था ही, लेकिन इसका दूसरा पार्ट यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। एमसीयू की इस मूवी नंबर 15 में स्टार लॉर्ड का अतीत सामने आता है और यहाँ पर गार्डियंस को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस फिल्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी पार्ट 1 के बाद की है। पीटर क्विल और उसके साथी अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से मशहूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बार गैलेक्सी को बचाया था। और इसी वजह से एक दिन सोवेरियन नाम की एलियन प्रजाति गार्डियन से मदद मांगती है। सोवेरियन के पास कुछ बहुत ही पावरफुल बैटरीज थी, जिसको एक मॉन्स्टर ने चुरा लिया था। इसलिए सोवेरियन के एलियन गार्डियन से मदद मांगते हैं। फिर गार्डियंस उस मॉन्स्टर को मार के उन बैटरीज को हासिल कर लेते हैं, जिसके बदले में सोवेरियन नेब्यूला को उन्हें सौंप देता है। नेब्यूला असल में गमोरा की बहन थी, जो कि कुछ टाइम से सोवेरियन की कैद में थी। और क्योंकि नेब्यूला के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, इसलिए गार्डियंस ने उन बैटरीज के बदले में नेब्यूला की मांग की थी। फिर गार्डियंस नेब्यूला को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसी दौरान रॉकेट ने उन बैटरीज को खुद के लिए चुरा लिया था। और जब ये बात सोवेरियन को पता चलती है तो वो उन्हें मारने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स भेज देते हैं, जिसकी वजह से गार्डियंस का शिप खराब हो जाता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां आकर उनकी मदद करता है और वो एक ही बार में उन सभी ड्रोन्स को तबाह कर देता है। फिर गार्डियंस उस खराब शिप को पास के एक प्लेनेट में लैंड करते हैं और तब वो आदमी भी वही आ जाता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। वो आदमी असल में पीटर क्विल के पिता थे, जिसका नाम था ईगो। ईगो असल में एक लिविंग प्लेनेट और एक सेलेस्टियल था, यानी कि एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव। उसका जन्म कई साल पहले हुआ था। शुरुआत में पहले वो एक दिमाग जैसा दिखता था, लेकिन जब उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने अपनी शक्ति से चारों तरफ एक कवच बनाया और फिर उसने इस कवच को बढ़ाते बढ़ाते एक ग्रह जितना बड़ा कर लिया। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा, उसे जीने के लिए कोई मकसद चाहिए था। इसलिए उसने ब्रह्मांड के दूसरे जीवों को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी शक्ति से एक इंसानी शरीर बनाया और वो दूसरे जीवों की तलाश में चल पड़ा। फिर कुछ साल की मेहनत के बाद उसे दूसरे एलियंस मिल ही गए, लेकिन इससे भी उसे खुशी नहीं हुई। और तब ईगो ने अपने जीने का एक नया मकसद बनाया। उसने ये फैसला किया कि वो पूरे ब्रह्मांड में अपना विस्तार करेगा और वो सभी प्लैनेट्स को अपने जैसा बना देगा। इस काम के लिए उसने सभी प्लैनेट्स में अपने बीज बो दिए, ताकि वो उनका इस्तेमाल करके सभी प्लैनेट्स को टेराफॉर्म कर सके और उन्हें अपने जैसा बना सके। लेकिन बाद में ईगो को ये एहसास हुआ कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उन सीड्स को एक्टिवेट कर सके। इसलिए ईगो ने इस काम के लिए दूसरे सेलेस्टियल की मदद लेनी चाहिए, पर क्योंकि वो किसी दूसरे सेलेस्टियल को जानता नहीं था, इसलिए ईगो ने इस काम के लिए अपना बच्चा पैदा करने का फैसला किया। फिर उसने कई एलियन औरतों से रिश्ते किए और उनकी मदद से बच्चों को जन्म दिया। ईगो अक्सर किसी के साथ रिश्ता बनाने के बाद उसे छोड़कर चला जाता था और बाद में उसके बच्चे को लाने के लिए एक आदमी को भेजता था, जिसका नाम था योंडू ओडोंटा, जो कि एक लुटेरा एलियन था और वो रेवेजर्स ग्रुप का मेंबर था। हालांकि रेवेजर्स का यह असूल था कि वो किसी को भी किडनैप नहीं करते थे, लेकिन ईगो ने योंडू को इस काम के लिए बहुत पैसे दिए, जिससे योंडू उसका डिलीवरी मैन बन गया और इसी वजह से उसे रेवेजर से निकाल दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ईगो के किसी भी बच्चे में उसका सेलेस्टियल डीएनए नहीं था। जब ईगो को ये पता चलता कि उसके बच्चे में वो खूबी नहीं है तो वो उसे मार देता था और अपने प्लेनेट के नीचे दफन कर देता था। इस तरह से ईगो ने कई बच्चे पैदा किए और बाद में उन्हें ठिकाने लगाया। लेकिन फिर 1980 में ईगो पृथ्वी पर गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात मेरेडिथ क्विल से हुई, जिससे उसे सच्चा प्यार हो गया और इसी वजह से ईगो अपने असली मकसद से भटकने लगा। लेकिन फिर किसी तरह उसने अपना मकसद याद दिलाया और उसने मेरेडिथ से पीछा छुड़ाने के लिए जानबूझकर उसके दिमाग में कैंसर का ट्यूमर डाल दिया। फिर जब मेरेडिथ प्रेग्नेंट हुई तो ईगो अपने घर चला गया, जिसके बाद मेरेडिथ के बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था पीटर क्विल। और पीटर
इकलौता ऐसा बच्चा था जिसके अंदर सेलेस्टियल का डीएनए मौजूद था। फिर पीटर बड़ा होता गया। इसके अलावा मेरेडिथ का कैंसर भी बढ़ता गया। फिर 1988 में मेरेडिथ उस बीमारी से मर गई, जिसके कुछ ही टाइम बाद योंडू पृथ्वी आया और उसने पीटर को किडनैप कर लिया। लेकिन उसने पीटर को डिलीवर नहीं किया, क्योंकि योंडू ये समझ गया था कि ईगो के इरादे ठीक नहीं हैं। इसलिए उसने पीटर को अपने पास रख लिया और अपने रेवेजर्स ग्रुप का हिस्सा बनाया, जिसके आगे जाकर पीटर स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो गया। और इस तरह से कुछ साल बीत गए। उधर ईगो ने उस बच्चे की तलाश की जिसे योंडू डिलीवर नहीं कर पाया, पर बाद में वो उसे भूल गया। लेकिन फिर 2014 में जब गार्डियंस का सामना रोनन से हुआ और पीटर ने पावर स्टोन को पकड़ा, तो ये खबर पूरे अंतरिक्ष में फैल गई कि पृथ्वी का एक आदमी पावर स्टोन के प्रेशर से भी नहीं मरा। और जब ये खबर ईगो तक पहुंची, तो वो ये समझ गया कि वो आदमी असल में उसके और मेरेडिथ का बेटा ही होगा, जिसे योंडू डिलीवर नहीं कर पाया। इसलिए ईगो ने पीटर को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिन बाद उसे वो मिल ही गया। फिर गार्डियंस को सोवेरियन से बचाने के बाद ईगो उनसे मिलता है और वो उन्हें अपने प्लेनेट चलने बोलता है, पर क्योंकि गार्डियंस का स्पेसशिप खराब हो गया था, इसलिए रॉकेट और ग्रूट उसे ठीक करने के लिए वही रुक जाते हैं और वो नेब्यूला को भी वही छोड़ देते हैं। फिर पीटर, गमोरा और ड्रैक्स ईगो के साथ चले जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात ईगो की असिस्टेंट मेंटिस से होता है, जो कि असल में ईगो की बेटी थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ईगो ने उसे इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि मेंटिस जिस एलियन प्रजाति की रहने वाली थी, उनके पास एक खास तरह की शक्ति होती थी, जिससे किसी की फीलिंग्स को समझा जा सकता था और उसे बदला भी जा सकता था। मेंटिस अपनी इस शक्ति से ईगो को सुलाने का काम करती थी। फिर वो सब ईगो के प्लेनेट में पहुंच जाते हैं, जहां पर ईगो उन सभी को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन वो उन्हें अपना असली इरादा नहीं बताता। फिर वो पीटर को उसकी सेलेस्टियल वाली पावर सिखाने लगता है। दूसरी तरफ सोवेरियन की रानी आयशा योंडू से मिलती है और वो उसे गार्डियंस को पकड़ने का काम दे देती है। फिर योंडू और उसके साथी गार्डियंस को ट्रैक करते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहां रॉकेट उस जहाज को ठीक कर रहा था। वहां पहुंचकर योंडू ये फैसला करता है कि वो गार्डियन से सोवेरियन की बैटरी छीनकर उन्हें छोड़ देगा, क्योंकि योंडू पीटर क्विल को अपना बेटा मानता था और वो उसे और उसके दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। लेकिन बाकी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो योंडू के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। इसलिए योंडू अपने याका एरो से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेब्यूला योंडू के उस एरो कंट्रोलर को तोड़ देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तब बाकी लुटेरे योंडू, ग्रूट और रॉकेट को बंदी बना लेते हैं और एक दूसरा एलियन उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। इसी दौरान नेब्यूला एक स्पेसशिप से ईगो के प्लेनेट में जाने लगती है ताकि वो गमोरा को मार सके, क्योंकि वो गमोरा से जलती थी। उधर जेल के अंदर रॉकेट और योंडू दोस्त बन जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए बेबी ग्रूट से याका एरो का दूसरा कंट्रोलर मंगवाते हैं, लेकिन ग्रूट से वो काम नहीं हो पाता। लेकिन तभी योंडू का एक दोस्त क्रैगलिन उनकी मदद करता है, जिसके बाद योंडू अपने नए कंट्रोलर से याका एरो का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है जो कि उसके खिलाफ थे। इसी बीच योंडू ने रॉकेट को ये बता दिया था कि ईगो कौन है और उसके इरादे क्या हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए और ईगो को रोकने के लिए उसके प्लेनेट की ओर जाने लगते हैं। उधर नेब्यूला वहां पहुंचकर गमोरा पे हमला करने लगती है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। फिर उन दोनों को वहां की एक गुफा से बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं, जो कि ईगो के बच्चों के अवशेष थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाती हैं। इसी बीच मेंटिस ने ड्रैक्स को ईगो की असलियत बता दी थी, क्योंकि वो ईगो से सहमत नहीं थी। फिर नेब्यूला और गमोरा वहां आते हैं और मेंटिस उन्हें भी ईगो की असलियत बता देती है, इसलिए वो ईगो को रोकने का फैसला करते हैं। लेकिन तब तक ईगो ने पीटर को हिप्नोटाइज करके उसे अपने असली मकसद के बारे में बताना शुरू कर दिया था, जिससे पीटर उसकी बातों में आने लगता है। लेकिन जब ईगो से ये बोलता है कि उसने जानबूझकर मेरेडिथ को बीमार किया था, तो ये सुनकर पीटर होश में आ जाता है और वो ईगो पर हमला कर देता है। लेकिन इससे ईगो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पहले वो पीटर को राजी खुशी अपने मकसद में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब वो जबरदस्ती उसकी शक्ति छीनने लगता है, जिससे ईगो के वो सीड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका एक्सपांशन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी रॉकेट, योंडू और बाकी सब वहां आते हैं और वो ईगो पर हमला करके पीटर को उसकी पकड़ से छुड़ा लेते हैं, जिससे उसका वो एक्सपांशन भी रुक जाता है। फिर वो सब उस प्लेनेट की गहराई में जाने लगते हैं ताकि वो ईगो के दिमाग को तबाह करके उसे मार सके। फिर
फिर वो जैसे ही ईगो के दिमाग पर हमला करने लगते हैं कि तभी सोवेरियन के बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और वो गार्डियंस पर हमला करने लगते हैं। उधर ईगो भी उन्हें रोकने के लिए अपने दिमाग के पास आ जाता है, लेकिन तभी मेंटिस उसकी जड़ों को छूकर उसे कुछ टाइम के लिए सुला देती है। उधर योंडू और नेब्यूला उन सोवेरियन के सभी ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं, जिसके बाद रॉकेट सोवेरियन की उन बैटरीज से एक टाइम बॉम्ब बनाता है और वो उस बॉम्ब को ग्रूट के जरिए ईगो के दिमाग पर लगा देता है। लेकिन उधर मेंटिस का ईगो पर से काबू छूट जाता है, जिससे वो होश में आ जाता है और वो सबको पकड़ लेता है। फिर वो पीटर की शक्ति से वापस अपना एक्सपांशन शुरू करता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर स्टार लॉर्ड को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर ईगो की पकड़ से छूट जाता है और वो ईगो से लड़ने लगता है ताकि उतनी ही देर में वो बॉम्ब फट जाए। इसी बीच बाकी सब उस प्लेनेट से निकलकर अपने जहाज में आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो बॉम्ब फटता है तो उससे ईगो मर जाता है और उसका पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। इसके अलावा पीटर की वो सेलेस्टियल वाली शक्ति भी चली जाती है और अब वो उस प्लेनेट में अकेला रह गया था। लेकिन तभी योंडू पीटर को वहाँ से बाहर निकालता है और उसे बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है। जिसके बाद योंडू का फ्यूनरल होता है, जिसमें पूरे रेवेजर्स के लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब नेब्यूला और गमोरा ने भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को माफ कर दिया था और वो दोनों ये समझ गई थी कि थैनोस ने उनका बचपन बिगाड़ा है। इसलिए नेब्यूला थैनोस को ढूंढने और उसे मारने के लिए अकेली चली जाती है। उधर अब मेंटिस भी गार्डियंस की टीम में शामिल हो गई थी और वो उनके साथ गैलेक्सी के सफर में आगे जाने लगती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सोवेरियन की रानी आयशा नजर आती है। उसने अब गार्डियन से बदला लेने के लिए अपने प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से एक बर्थ चेम्बर बनाया था, जिसमें वो अपने शक्तिशाली बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसका नाम है एडम वॉरलॉक। तो दोस्तों ये थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।